हाँ, तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो? मस्त हो, स्वस्थ हो? उम्मीद करता हूँ अपने पढ़ाई में व्यस्त हो। प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी का ओरिजिनल 10 क्लास का जो क्वेश्चन है, जो उसमें एक ऑब्जेक्टिव है, उसको हम लोग करने वाले हैं। आप लोग बहुत सारा ऑब्जेक्टिव किए होंगे, लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके बुक का है, एनसीईआरटी बुक का है। 1 से लेकर के 15 तक जितना भी चैप्टर है सब कुछ खत्म करने वाले हैं हम लोग। और ध्यान दीजिएगा कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। और बिना समय गंवाए सोच देखिए, पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो वो 4 ऑप्शन देगा, उसमें से जो ऑप्शन आपका जो सही होगा उस ये होगा 2 पी बी, 2 पी बी प्लस सी प्लस, उसका जब रिएक्शन करवाएंगे हम तो 2 पी प्लस CO2 बनेगा, गैस जो है आपका ऊर्ध्वपातित हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है कि सीसा उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। इसको ध्यान रखिएगा, इसमें क्या हो रहा है, जो सीसा है, जो लेड होता है पीबी ना, वो उपचयित हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, CO2। ठीक है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है, अगला ये यही 4 ऑप्शन देगा आपको। अगला जो क्वेश्चन सेम टू सेम यही रहेगा आपके पेपर में, यही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना। और क्वेश्चन यही रहेगा और ऑप्शन ये देगा। ठीक है। तो ए और बी ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसका उत्तर जो होगा ए और बी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन जो होगा, ये फॉर्मूला दिया हुआ है आपका, ये रिएक्शन है। ठीक है। कहता है कि Fe2O3 प्लस Al से जब रिएक्शन करवाया जा रहा है तो बन रहा है Al2O3 प्लस 2Fe, यानी 2 फेरन। किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्त? विस्थापित अभिक्रिया। क्यों विस्थापित अभिक्रिया है? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, Fe2O3 क्या कर रहा है, 2Fe ना विस्थापित कर रहा है, और Al2 इसको अलग कर रहा है ना। तो विस्थापित करने का मतलब क्या होता है, परिवर्तन करना ना जी, एक दूसरे का स्थान पर। तो याद रखिएगा कि ये जो टूट टूट नहीं रहा है, विस्थापित कर रहा है। टूटता तो वियोजन हो जाता है, ठीक है ना, और जुटता तो संयोजन हो जाता है। यहाँ पर ना टूट रहा है ना जुट रहा है। देखिएगा सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में रहने वाला है। अगला जो है दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस और आयरन आयरन क्लोराइड बनता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, ऑप्शन A B C D। तो वही ऑप्शन ए में रहे चाहे बी में रहे, यही रहेगा कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। यही कारण है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, लौह चूर्ण पर। ये सब लिखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, एक पार्ट खत्म हो गया। अगला जो क्वेश्चन है 2 पार्ट का है दोस्त। 2 पार्ट का क्या है, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होना चाहिए जी? तो लगभग लगभग 10 होना चाहिए। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, 2 पार्ट का हो गया, एक पार्ट खत्म। जो जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब जितना कम हो सके उतना ही दिया गया है इसमें। चलिए ध्यान दीजिएगा। कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है। कोई विलियन है जो अंडे का जो कवच होता है, जो बाहरी वाला उजरी उजरी ना जी, अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूर्ण के पानी को दूधिया कर देता है। ये विलियन क्या होता है, तो HCl होता है। ये विलियन क्या होता है, HCl होता है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूर्ण के पानी को दूधिया कर देता है। उस विलियन को क्या कहा जाता है, उस HCl कहा जाता है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन आपको पूछ भी सकता है कि जब NaOH को 10 मिलीलीटर बिलियन और HCl को 8 मिलीलीटर बिलियन से पूर्णतः उदासीन होता है, यदि NaOH के उसी बिलियन को 20 मिलीलीटर ले और इसे क्या करना, उदासीन करने के लिए HCl कितनी आवश्यकता पड़ेगी, तो 16। ठीक है, 8 है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग होता है। देखिएगा, अपच का उपचार के लिए हम लोग एंटासिड्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऐसा ही क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम रहेगा आपके पेपर में। आगे देखिएगा, 2-3 पार्ट हम लोग आ गए हैं। एनसीईआरटी का तीसरा पार्ट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है कि कौन सा युगल विस्थापित अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है।
तो AgNO3 याद रखिएगा, AgNO3 जो है विलयन और कॉपर धातु है, और ये जो है युगल किसका रूप है जी, विस्थापन अभिक्रिया का रूप है। अगला है कि ये क्वेश्चन तो पूछा ही था एक बार कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए उपयुक्त विधि जो होता है ना फ्राइंग पैन को लिए, उसके लिए होता है जिंक की परत चढ़ा दीजिएगा ना, तो आपको वो मस्त काम करने लगेगा। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, जिंक की कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करती है। यह गलनांक यौगिक में विलय है। उस तत्व का नाम बताना है, तो उस तत्व का नाम क्या है जी, कैल्शियम। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जो पढ़ना है पढ़ लीजिए। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछने वाला है, क्या पूछेगा कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों होता है? जो खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं ना, उसमें जिंक का लेप होता है, और काहे होता है, क्यों होता है? क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। क्यों होता है दोस्त? क्योंकि टीन की अपेक्षा जो है जिंक क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। अब आते हैं 4 पार्ट में। एनसीईआरटी का ये चौथा पार्ट है, देखिएगा चौथा पार्ट में कितना क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम लिया है। एथेन का आणविक सूत्र C6H6 एक होता है। इसमें जो है 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि C6H6 में कितने आणविक जो है सहसंयोजक है, तो आप लिखिएगा 7। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ब्यूटेनॉन चतु कार्बन यौगिक है जिसका प्राथमिक समूह क्या होता है, तो कीटोन होता है। एकदम रट्टा मार लीजिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से 100% महत्वपूर्ण है बाबू, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कई बार। खाना बनाते समय बर्तन की जो तल्ली होती है, जो पेंदी होता है, वो काला हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईंधन जो है पूरा तरह से नहीं जल रहा है। इसका मतलब ये होता है दोस्त कि ईंधन जो है पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अब आते हैं 5 पार्ट में। 5 पार्ट में क्वेश्चन क्या कहता है कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्ति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आवर्त सारणी में जब बाईं से दाईं ओर जाइएगा ना, तो परमाणु इलेक्ट्रॉन आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं। इसी बात को आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए एक बार इसको देख लीजिएगा। तत्व जो मान लो कि एगो एक्स है और एगो XL2 हो, जो भी हो, सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह का अंतर्गत होगा, तो मैग्नीशियम इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब आते हैं बायोलॉजी में, जाते हैं 6 पार्ट में। 6 पार्ट में क्या दिया हुआ है, 6 पार्ट में क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य में ब्रीक एक तंत्र का भाग है, तो उत्सर्जन का, क्या इसका जी, उत्सर्जन का। मनुष्य में ब्रीक एक तंत्र का भाग है, तो वो है उत्सर्जन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का संवहन के लिए, और स्वपोषी के लिए क्या होता है, स्वपोषी के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरीन भी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, और प्रकाश चाहिए। मतलब इसका सब का सब उत्तर सही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपको याद करना है, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। याद रखिएगा कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। अब आते हैं 7 पार्ट में। कौन सा पादप हार्मोन है, तो याद रखिएगा जो साइटोकाइनिन होता है उसको पादप हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन हो जाएगा। अगला, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। याद रखिएगा, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। एंड बाबू एनसीईआरटी ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो आप इसको ओरिजिनल की तरफ पढ़ाएंगे। ठीक है ना, सेम टू सेम छप जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, मस्तिष्क उदारदायी, मस्तिष्क से सोच सकते हैं, हृदय का संवादन होता है, स्पंदन होता है, और शरीर का जो है संतुलन भी बनाता है, तो सबका सब उत्तर सही है। ठीक है, अब आते हैं 8 पार्ट में, मुकुलन। देखिएगा, अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन होता है नजी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कौन मानव मादा के लिए भाग नहीं, माने मादा का भाग नहीं। देखो डिम्बवाहिनी मादा का भाग है, गर्भाशय मादा का भाग है, अंडाशय मादा का भाग है, लेकिन जो शुक्रवाही है ये पुरुष का भाग है, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्राकोष में होते हैं, तो प्राकोष में क्या होते हैं, प्राकण होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि प्राकोष में क्या होते हैं, तो प्राकण होते हैं, ठीक है। प्राकोष में क्या होते हैं जी, तो प्राकण होते हैं। अगला 9 पार्ट में अब आना है, देखिएगा 9 पार्ट में क्वेश्चन पहला है समजात अंगों का उदाहरण है। देखिएगा समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारा दांत और हाथी का दांत, आलू और घास के ऊपरी जो भूस्तरीय होती है, ये सब के सब समजात अंग के उदाहरण हैं, एक जैसे आपको दिखाई देने को मिलते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी विकास अधिक समानता है, तो चिंपैंजी है, चिंपैंजी से हम लोगों की तुलना बहुत ज़्यादा होती है। अगला पार्ट है फिजिक्स, 10 नंबर 10 पार्ट है। अब फिजिक्स में कौन कौन से जो है आपको क्वेश्चन हैं उसको देखिएगा। कहता है कौन से पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो जल, प्लास्टिक, कांच, मिट्टी। मिट्टी जो है, मिट्टी बाबू लेंस बनाने के लिए जो प्रयुक्त नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो देखिएगा जब भी आपको बात करें कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाए, तो वस्तु की जो स्थिति होगी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, हो सकता है कि 10-20 यहीं से रह जाए, 10 क्वेश्चन में 10 भी रह सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी ओरिजिनल क्वेश्चन है। किसी बिंब का वास्तविक तथा सामाजिक साइज, जो समान साइज होता है ना, तो उसमें क्या देखिए ध्यान से कि वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना पड़ेगा, तो फोकस दूरी की जो दुगुना दूरी होता है उतना पे रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देख लीजिए एक बार, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी अगर माइनस में है, तो दर्पण तथा लेंस क्या होना चाहिए, दोनों अवतल होना चाहिए। माइनस में है तो दोनों अवतल होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूर पर खड़ी हो, आपका जो प्रतिबिंब है वो सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो वो हमेशा बनता है, आपको उत्तल में याद रखिएगा, उत्तल में नहीं तो समतल में। अगला क्वेश्चन है किसी शब्दकोश को देखने के लिए आप क्या करते हो, किसी शब्दकोश को देखने के लिए पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे जी भाई, तो 50 सेंटीमीटर फोकस का एगो अवतल लेंस, ठीक है। अब आते हैं पार्ट 11। पार्ट 11 में क्वेश्चन क्या रहा है, पार्ट 11 का देखिएगा, पार्ट 11 में क्या क्वेश्चन है। पार्ट 11 में मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी हुई वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाना कारण है, तो समंजन क्षमता। समंजन क्षमता का मतलब होता है कि अपनी आँख की जो है आगे पीछे हम लोग देख पाते हैं ना जी। अच्छा, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या होता है, यह एनसीईआरटी ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो दृष्टि पटल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी ओरिजिनल क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए आपको अल्प दूरी कितने चाहिए जी, 25 सेंटीमीटर चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, उसको पक्षमाभी द्वार कहते हैं, ठीक है ना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है, उसे हम लोग पक्षमाभी द्वार कहते हैं। अब आते हैं 13 पार्ट में। 13 पार्ट में क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से। 13 पार्ट में क्वेश्चन है कि किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही जो वर्णन करता है वो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्रीय रेखाओं का केंद्र का जो तार होता है ना, वही ये काम कर पाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा परिघटना से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है। तो कुंडली, इस ऑप्शन नंबर सी में दिया होगा, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण
कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ये ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिया होगा तो ऑप्शन नंबर जिस में रहेगा उसे आप मार दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं बाबू, किस युक्ति को कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति हमारा जनरेटर कहलाती है, जनित्र कहलाती है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसके पिछले बार कि अगर एसी जनित्र और डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर बताना है। देखो एसी जनित्र में सर्पी वाला होता है, याद रखिएगा, एसी जनित्र में सर्पी वाला होता है, जबकि डीसी जनित्र में है द्विक परिवर्तन, द्विक परिवर्तक लिखिएगा, द्विपरिवर्तक होता है। और ई जो है सर्पी वाला होता है, एसी सर्पी वाला होता है, जबकि डीसी जो है द्विपरिवर्तक होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्या है? अगला लघुपथन, अगला है लघुपथन। तो लघुपथन के समय जो है परिपथ का धार का मान क्या हो जाता है? और लघुपथन का मतलब होता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाना। तो जब हाई वोल्टेज होगा ना, बहुत अधिक जब वोल्टेज होगा तो जो है काम गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन का नोट में है, नोट में इसको नोट कर लीजिएगा आप। विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैद्युत जनित्र जो है किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए अगला पॉइंट जो नोट करना है, नोट नंबर 2, किसी लंबे वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखा, जो सीधी क्षेत्र रेखाएं होती हैं। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है यहाँ से। किसी लंब वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी क्षेत्र रेखा होती है। चलिए नोट नंबर 3 क्या पढ़ना है? हम अपने घरों में प्रत्यावर्ती धारा शक्ति 220 वोल्ट प्राप्त करते हैं और जिसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। अपने घर की बात है। नोट नंबर 4, विद्युत परिपथ की लघुपतन अवस्था अथवा अतिभारण के कारण होने वाले हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण तो क्या है? फ्यूज है। इस सब से आपको बचना है। 2 बार 3 बार 4 बार 2 बार जितना समय मिले पढ़ लीजिए। उस सबसे बचना है तो आपको फ्यूज लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा बाबू। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को क्या करती है? वह यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनेगा कि विद्युत मोटर एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है? परिवर्तित करती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट नोट नंबर 6, जो ये जितने भी नोट है बाबू सबको याद करना है। विद्युत चुंबक में नरम लोहे क्रूड होता है, जो नरम लोहा क्रूड होता है, जिसके चारों ओर विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली क्या होती है? लिपटी होती है। नोट नंबर 7 में है कि विद्युत जनित्र यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा के आधार पर काम करता है। इस बात को भी आप 14 पाठ में आते हैं। 14 पाठ में वाला क्वेश्चन ये जो है फेमस जो क्वेश्चन ये पूछा था कि गर्म जल प्रपात करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग करते हैं। किस दिन नहीं करेंगे जी? तो बादलों वाले दिन जो हम लोग नहीं करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, जैव मात्र ऊर्जा का स्रोत नहीं है। देखो लकड़ी है, गैस है, गोबर गैस है, कोयला है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उसमें अधिकांश सौर ऊर्जा निरूपित करते हैं, मतलब अधिकांश सौर ऊर्जा होते हैं। तो बताना है इसका उत्तर क्या होगा? तो कि नाभिकीय ऊर्जा इसमें ऑप्शन दिया होगा, उसको नहीं मारना है, वही उसका सही उत्तर है। अब आते हैं 15 पार्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछ चुका है, आंसर टू ओरिजिनल क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल जैव है? तो देखिएगा पहला जो ऑप्शन है घास, पुष्प और चमड़ा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, घास, लकड़ी, चमड़ा, फलों के छिलके, केक, एल्युमिनियम, सब के सब होता है। ये 3 को होता है, ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। लेकिन घास, पुष्प तथा चमड़ा, फलों के छिलके, केक एवं नींबू की, ये सब लिख लीजिएगा आप। ठीक है, जीव का है।
और बाकी जो बच रहा है 3 को एक ही ऑप्शन चुनना है, तो एक ऑप्शन उसका उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसको क्या करना है, आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। देखो बाबू, आहार श्रृंखला पहले घास होगा, घास बकरी खाएगी, बकरी को मानव खाएगा, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, घास गेहूँ आम नहीं, घास गेहूँ आम नहीं, घास बकरी आम, ठीक है, मानव। अच्छा, निम्न में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार करता है। देखो, पर्यावरण मित्र व्यवहार की बात जब भी करें तो बाजार से आते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले लेना, ये सब मित्र का व्यवहार है। देखिएगा कैसे कह रहा है कि जब भी आप बाजार जाते हो कोई सामान के लिए, तो अगर आप थैला ले लेते हो तो अमित्र का व्यवहार करता है। कार्य समाप्त हो जाए और लाइट बल्ब आदि पंखे को आप स्विच का कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो आपका मित्र व्यवहार है। माँ के द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, ये उपयुक्त सभी हैं और ये सभी के सभी जो है पर्यावरण मित्र क्या है, पर्यावरण मित्र व्यवहार है। ठीक है ना, ऐसा कोई घटना आपको लगे कि जिससे हमें लग रहा है कि फीलिंग ये पारिवारिक है, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग चुंबकीय प्रणक का खोज जो है फ्लेमिंग ने किया था। अब हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन, वह धारा जिसका परिणाम और समय के साथ परिणाम और दिशा समय के साथ बदलता है, वह निश्चित समय के पश्चात उसी परिमाण के साथ फिर प्रवाहित होने लगता है, उसे को हम लोग एसी परावर्ती कहते हैं। और डीसी कह रहा है कि वह धारा जिसका परिणाम और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, उसे तीसरी धारा कहते हैं। और एक माइक्रोफोन है, यह ध्वनि ऊर्जा क्या करता है, यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर माइक्रोफोन से प्राप्त विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक होता है समवायता, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिकी रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम लोग समवायता कहते हैं। क्वेश्चन है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, उसे समवायता कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला कुछ है नहीं, अगला जो क्वेश्चन है नहीं, और ये क्वेश्चन है देख लीजिए, अगर पूछ दिया तो लिख लीजिएगा। एक कूलाम आवेश की रचना करने वाला इलेक्ट्रॉनिक, देखो एक कूलाम में तो मान लेना है कि एक कूलाम दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन वाट बराबर। ठीक है ना, अगला है कि चूंकि होता है Q बराबर NE से होता है, N मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो NE बटे हो जाएगा Q बटे E। ठीक है ना, और यहाँ पर जो है हम लोग कुछ नहीं रख देते हैं, एक कूलाम हो गया, E का इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम, इसको एक रख दिया, ऐसे पुनः क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनका वैल्यू इतना आ जाएगा और इनका मान ये हो जाएगा आपको। ठीक है, इसके आगे आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसके आगे आपको कैलकुलेशन करने के बाद इतना आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ दे, तो इसका उत्तर आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और पेपर आज मस्त देकर रख के आना है, चिंता की बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए और हम रहने देते हैं। और देखिए जो ऑब्जेक्टिव है आप लोग का, जो छूटा हुआ ऑब्जेक्टिव था मैंने करवा दिया है, एनसीईआरटी ओरिजिनल क्वेश्चन, और आप सब्जेक्टिव पर अपना ध्यान दीजिएगा। और फिगर एक रहेगा बायोलॉजी का, उसको बना करके आइएगा। जय हिंद, जय भारत।